उसको हर फायर से पहले बेसिकली ये जो रेडिएशन है, साइबर नाइफ जो है, एक बहुत बड़े साइज का रोबोट है। इस रोबोट के अंदर ये आज भी पूरी दुनिया में हम वायद हैं जो फील्ड फैसिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर 2022 में लाहौर के अंदर एक इन चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक ऐसा यूनिट है कि जो बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया, उसको बेड साइड पे भी जा सकता है। आम इलेक्ट्रिक केबल के अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फेलोशिप कर रहे हैं, उनको हम ऑफर करते हैं कि हमारे सेंटर पे आए और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग लें। उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्जामी मेड टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट अजहरुद्दीन। आज हम मौजूद हैं JPMC और मेरे पीछे इस वक्त मौजूद साइबर नाइफ का डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है कि जो थोड़े टाइम पहले ही वजूद में आया, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस सेगमेंट का मकसद हमारा यही है कि उन बातों को उजागर किया जाए, वो चीज़ें स्टूडेंट्स के सामने लाई जाएं जिनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो और उनकी इन्फॉर्मेशन से में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। और मेरे साथ चलिए, हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे और साइबर नाइफ के बारे में जानेंगे, मैं भी और आप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी एंड ऑन्कोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तारिक महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद आपके इस कीमती वक्त का। आपका आने का शुक्रिया। जय वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तारिक महमूद, आपसे कुछ गुफ्तगू होगी और उससे हमारे जो नाज़रीन हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे जो है इस वीडियो के थ्रू लोग इंस्पायर होंगे और जो ये फील्ड है जो जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का भी इस बारे में शऊर नहीं है, आगाही नहीं है, इस तरफ लोग आएंगे और इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो अभी सुबह जहाँ आप खड़े हैं ये बेसिकली रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, ठीक है। रेडिएशन के दो मेन फील्ड्स हैं। एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होता है जिसके अंदर एक्सरे, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, मेमोग्राफी, ये सारे एक्सरे रिलेटेड मोडालिटीज होती हैं और उसमें MR और बाकी चीज़ें भी हैं। और एक थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी कहलाती है। थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी में रेडिएशन के साथ पेशेंट के कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो ये थेरेप्यूटिक रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अब कैंसर जब किसी मरीज को हो जाए तो उसके मेन 3 तरीका इलाज होते हैं। एक सर्जरी होती है, एक कीमोथेरेपी होती है और एक रेडिएशन से होता है, ठीक है। तो सर्जरी तो अक्रॉस पाकिस्तान हर जगह पे हो रही है। आपको एक थिएटर बनाना होता है, $1-2 लाख का सर्जन चाहिए जो सर्जरी करे और वो प्रोसीजर हो जाता है। दूसरी चीज़ कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी आजकल इस लेवल पे आ गई है कि घर के ऊपर भी की जा सकती है, ठीक है। बहुत से मरीज हैं वो एक आध कीमो हॉस्पिटल में लगाते हैं, फिर उनका जो भी डॉक्टर और उनकी जो नर्स वगैरह उनको घर पे भी जाके लगा देते हैं। तो कोई एज सच कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें। जो रेडिएशन से कैंसर को ट्रीट करना है, इसमें बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उस इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहले तो आपको एक रेडिएशन के लिए बंकर बनाना पड़ता है जो पहले $500,000 के करीब बनता है। फिर उसके अंदर रेडिएशन की मशीन लगानी पड़ती है। अब रेडिएशन की मशीन जो है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। हर कैटेगरी इस तरह से है कि जितनी उसकी प्रिसीजन या सेफ्टी बढ़ती है उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो कैंसर के इलाज का सर्जरी है, सर्जन करता है। कीमोथेरेपी है जो इंजेक्शंस के जरिए होती है। और तीसरा इलाज है रेडिएशन के जरिए। तो रेडिएशन के जरिए रेडियोथेरेपी होती है। थेरेपी मीन के मरीज बहुत दिन तक आता है और वो इसका इलाज चलता है। दूसरा रेडिएशन के जरिए अब सर्जरी भी होती है कि आप मरीज आता है 1-2 दफ़ा के लिए आता है और उसको आप सर्जन की तरह रेडिएशन जो है सर्जरी ही का प्रोसीजर के इक्विवेलेंट रिजल्ट आपको दे देती है। तो ये जो डिपार्टमेंट है हमारे पास जनाब में रेडियोथेरेपी भी होती है और रेडियो सर्जरी भी होती है। साइबर नाइफ जो है वो रेडियो सर्जरी करता है। बेसिकली वो सर्जन के साथ कम्पीट कर रहा है। जैसे किसी पेशेंट को एकोस्टिक न्यूरोमा हो, EV मैलफॉर्मेशन हो, तो वो उसके पास एक ऑप्शन ये है, ब्रेन में मेटास्टेसिस हो, एक ऑप्शन ये है कि वो सर्जन के पास जाए
उसकी सर्जरी करे। प्रोस्टेट का स्टेज 1 कैंसर है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सर्जन के पास जाए, दूसरी ऑप्शन ये है कि उसकी रेडिएशन से सर्जरी कर दी जाए। तो साइबर का वर्ड कंप्यूटर से ड्राइव हुआ, जो नाइफ का वर्ड है वो बेसिकली सर्जन के नाइफ से लिया गया। तो साइबर नाइफ जो है वो बेसिकली एक रोबोट है जो कंप्यूटर है और वो रेडिएशन के जरिए पेशेंट की सर्जरी करता है। ब्रेन की भी करता है, स्पाइन की भी करता है, प्रोस्टेट की करता है। स्टेज 1 प्रोस्टेट के लिए सबसे बेहतर तरीका इलाज इस वक्त या सेफ तरीका इलाज जो है वो साइबर नाइफ है, क्योंकि इसके अंदर मरीज को कोई इम्पोटेंस, इनकॉन्टिनेंस, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जो सर्जरी या कन्वेंशनल रेडिएशन के जरिए होती है। तो इस वक्त हम बेसिकली साइबर नाइफ डिपार्टमेंट में हम वॉक करते हैं, साइबर नाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो साइबर नाइफ जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि रेडिएशन के जरिए पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म करता है। सर तो ये आम सर्जरी में और जो साइबर नाइफ की सर्जरी है इसमें फर्क होता है? हाँ, अब जब हम कह रहे हैं कि सर्जरी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सर्जरी कैंसर की जनरली उसी वक्त होती है जब अर्ली स्टेज होता है। अगर स्टेज बढ़ जाए तो सर्जरी नहीं होती। आप स्टेज 1 के अंदर या स्टेज 2 के मरीजों का सर्जरी करते हैं, स्टेज 4 के मरीज की जनरली सर्जरी नहीं होती, एक्सेप्शन होती है। तो साइबर नाइफ जनरली जो स्टेज 1 या स्टेज 2 की डिजीजेज है उनको सर्जरी के जरिए क्योर करता है। सर कौन से ऐसे कैंसर हैं जो हमारे रीजन में ज़्यादातर स्टेज 1 और 2 में डायग्नोस हो जाते हैं? तो यहाँ पे भी दुनिया भर के यहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली कम है, डेवलप वर्ल्ड के अंदर चीज़ें ज़्यादा जल्दी पिक हो जाती हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान में। उस आबादी ये हमारा जो यूनिट है इस यूनिट को हमने 2012 में लगाया, ठीक है, तो इसके साथ हमारा दूसरा यूनिट है जो यूनिट हमने 2018 में लगाया। तो हम वॉक करते हुए भी उस यूनिट की तरफ चले जाते हैं। सर ये कंप्लीट सिस्टम है, यानी यहीं पे पेशेंट की पूरी सर्जरी? हाँ, इस पे मरीज अगर आप दिखा सके तो मरीज इस काउच के ऊपर आके लेटता है, ठीक है। इसकी छत के ऊपर 2 एक्सरे की मशीन लगी हुई, इसके फ्लोर के अंदर 2 डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो मरीज जब यहाँ पे लेटता है तो उसको हर फायर से पहले बेसिकली ये जो रेडिएशन है साइबर नाइफ जो है ये बहुत बड़े साइज का रोबोट है। इस रोबोट के अंदर ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसकी एक गन्स है, ठीक है। अगर कोई छोटा ट्यूमर 2 मिलीमीटर का ट्यूमर होगा तो बहुत छोटी गन से मारेगा, 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा तो बहुत बड़ी गन से मारेगा। तो इसके पास ये वेरियस गन्स की ऑप्शन है। ये ट्यूमर अगर किसी को पिट्यूटरी है 3-4 मिलीमीटर का ट्यूमर है, सर्जन तो काट के सर्जरी करेगा, वहाँ पहुँचेगा। ये उसको 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय किए बगैर उसको इस रेडिएशन के साथ ट्रीट कर देगा। तो इसकी गन्स है, मरीज यहाँ पे लेटता है, उसके बाद ये रोबोट जो है उस मरीज के गिर्द 360 डिग्री एंगल्स के साथ उसको ट्रीट करता है, रेडिएशन के फायर करता है। तो सामने उसका एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो जैसे ब्रेन फिक्स्ड ऑर्गन है, लेकिन अगर किसी के लिवर में हो, लंग के अंदर हो या अगर प्रोस्टेट के अंदर हो, जहाँ पे ये होके जब मूवमेंट हो तो वो ऑर्गन मूव करता है। तो उस सूरत में वो एक बॉडी का सेंसर है, वो सेंसर जो है उस चीज़ को सेंड करता है और रोबोट को गाइड करता है कि ऑर्गन मूव कर रहे हैं और ये ताकि आप ऑर्गन को बिल्कुल प्रिसीजन के साथ हिट करें। तो आम रेडिएशन की मशीन और साइबर नाइफ में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में जो मशीन्स लगी हैं वो 5 to 20 मिलीमीटर हेल्दी टिश्यू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय करती है। 6 मशीनें या 5 मशीनें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो 3 से 5 मिलीमीटर हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय करती है। साइबर नाइफ 1 मिलीमीटर से कम हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय करती है। तो इसकी वजह से, इसकी प्रिसीजन की वजह से मरीज को साइड इफेक्ट। ये रोबोट जो है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है सर्जरी के मामले में, या इसको कोई मॉनिटर भी करता है? नहीं, इस रोबोट के पीछे एक पूरी टीम है जिसमें सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, आरटीटी टेक्नोलॉजिस्ट जो सिस्टम को देख रहे होते हैं। हर मरीज का पहले एक सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट मिल के उसकी असेसमेंट करते हैं क्या इस मरीज का साइबर नाइफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब सिलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको फिजिस्ट जो है उसके ऊपर एक डोजिमेट्री करता है, उसकी डोज सिलेक्ट करता है जिसको अगेन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अप्रूव करता है और फिर इस रोबोट को वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा सेंड कर दिया जाता है।
फिर रोबोट उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। बाहर आरटीटी बैठे होते हैं, रोबोट को देख रहे होते हैं, लेकिन अदरवाइज बाकी सारा काम ऑटोमेटेड होता है। रोबोट को जब बता दिया जाता है कि ये वाला ट्यूमर है, इसको तुमने मारना है, वो उस प्रेसिजन के साथ उसको मारता है। अगर टारगेट जरा भी आउट ऑफ रेंज हो तो रोबोट की इंटेलिजेंस इस लेवल की है कि वो फायर नहीं करता, फिर वो उस सूरत में मैसेज देता है कि टारगेट इज सर स्टेज 1 और 2 के कैंसर के आपने बोला ट्रीटमेंट होगी, इसके अलावा क्या सर क्राइटेरिया है इस सर्जरी का? आपने बोला कि पेशेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है साइबरनेटिक सर्जरी के लिए, तो ये क्या कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होता है? जो नॉर्मल सर्जरी का वही फॉलो होता है या अलग क्राइटेरिया? हर मरीज का साइबरनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेन में, लंग में, प्रोस्टेट में। तो सबसे पहले हमें उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पता होनी चाहिए। लिम्फोमा भी एक ट्यूमर है, तो लिम्फोमा के लिए रेडिएशन नहीं होती। तो इसी तरह सबसे पहले मरीज की हिस्टोपैथोलॉजी देखी जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी के लिहाज से उसको देखा जाता है कि इस मरीज को साइबरनाइफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे ट्यूमर्स हैं जैसे कुष्ठरोमा है, श्वानोमा है, मेनिंजियोमा है, जो कि एक लिहाज से बिनाइन ट्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है, उन सब के अंदर भी अब बहुत सी चीज़ें तो साइबर में सर्जन को रिप्लेस कर दी। जैसे कुष्ठरोमा सीधा सीधा साइबर नाइफ या दुनिया भर में रिकमेंड किया जाता है। इसी तरह मेटास्टेसिस अगेन साइबर नाइफ जो है वो मेन कह लें इस वक्त ट्रीटमेंट में सबसे पहली ऑप्शन साइबर नाइफ की जाती है। इसी तरह एवी मैलफॉर्मेशंस के अंदर साइबर नाइफ फ्रंट लाइन। लेकिन अभी भी ब्रेन के अंदर अगर किसी को ग्लायोमा है तो फिर उसमें पहले ही होता है कि पहले तो मरीज सर्जरी कराए, होल ब्रेन रेडिएशन करे, अगर कोई चीज़ रह जाए तो साइबर उसको बूस्ट करता है। तो वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी चीज़ें चेंज होती हैं। सर तो इसमें इस वक्त कराची में कितने यूनिट्स हैं जो साइबरनाइफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? तो हमने जो पहला साइबर नाइफ लगाया था उसमें तो साइबर नाइफ से 32 मुल्कों में था जी, और टोटल दुनिया में 185 यूनिट 2012। अब तकरीबन दुनिया में कुल 500 से ज़्यादा साइबर नाइफ है और कुछ 60 के करीब वस्तु के अंदर ये अवेलेबल है। लेकिन हमने दूसरा यूनिट 2018 में लगाया था साइबर नाइफ, लेकिन कुल दुनिया भर में 50 से 90 हज़ार डॉलर एक मरीज से चार्ज किया जाता है। पूरी दुनिया में हम वाइड फैसिलिटी है, जाति से भी जुड़ना होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट, नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी, एब्सोल्यूट फ्री फैसिलिटी। बाकी जगहों के ऊपर बहुत ह्यूज एक्सपेंस है, 50,000 90 हज़ार डॉलर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है। अच्छा भला आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं करता। तो आज भी पूरी दुनिया में हम वाइड हैं जो फ्री फैसिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर 2022 में लाहौर के अंदर एक नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है जो कि वहाँ पे लगा है। उसके अलावा भी ये वो किसी जगह पे उधर पाकिस्तान में नहीं है। एटॉमिक एनर्जी इस्लामाबाद का भी मेरे ख्याल है इस साल के अंदर शायद आ जाएगा, तो पाकिस्तान में फिर 4 यूनिट हो जाएंगे। बट अगेन वहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो एक चार्ज है। हमारी फैसिलिटी एब्सोल्यूट फ्री है, किसी भी किस्म का कोई कैश नहीं है। तो आपने बोला कि फीस अभी जितना होती है फीस अभी जितना सर आपने जिक्र किया कि यहाँ पे काम हो रहा है। पेशेंट एड फाउंडेशन का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। पेशेंट एड फाउंडेशन का अभी तक क्या किरदार रहा है इस डिपार्टमेंट को सर मतलब वजूद में लाने के लिए, और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कितना काम किया? ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड पेशेंट एड फाउंडेशन दोनों मिलकर जिला हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। 2011 में जब हम डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आए थे तो हम 1100 बेड के अस्पताल थे, ठीक है। अब इस साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उसको एक्नॉलेज कर दी है। पिछले 11 साल में 1108 नए बेड JPMC के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए या बने हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो इसके अंदर भी यही है कि साइबर लाइफ की बिल्डिंग और इक्विपमेंट पेशेंट फाउंडेशन ने अरेंज किया, और इसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो है उसके अंदर पेशेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मैच करती है हमारी एक्सपेंस को या डोनेशन। और अब पहले हमने एक यूनिट लगाया था, दूसरा यूनिट लगाया था, प्रोमोथेरेपी लगाई है, एक्विनॉक्स लगाया है, CT सिमुलेटर लगाया है। तो हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अब इक्वली पार्टनरशिप करती है या एक्सपेंस बियर करती है हमारे पेशेंट एड फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव करती है। सर 50,000 से 90,000 US डॉलर्स ये पेशेंट एड फाउंडेशन की तरफ से होता है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से? जो नहीं, ये दुनिया में एक्सपेंस होता है जो चार्ज करते हैं जी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। हमारा जो एक्सपेंस है उसमें आधा गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है, आधा पेशेंट एड फाउंडेशन देती है, ठीक है। लेकिन
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में या किसी भी सेंटर में जब आप इलाज कराने जाते हैं, हमारे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। एक मरीज पे तकरीबन हमारा 1,000 से 3,000 डॉलर का एक्सपेंस आता है, जो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट इन्फॉर्मेशन मिलकर दिए हैं। ये जरा दिखाइएगा यहाँ रेडियोलॉजी का काम सिंबल पे कर इस वक्त ये क्या चीज़ है? ओके, ये पेशेंट जो है 42 ईयर्स ओल्ड लेडी है, इसके स्पाइन के अंदर मेट्स हैं, ट्यूमर है। इस वक्त ये रोबोट उसकी सर्जरी कर रहा है। खातून आपको लेटी हुई नजर आ रही है और रोबोट को आप देख रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से उस ट्यूमर को हिट कर रहा है। तो हमारे पास 167 शहरों से और 15 मुल्कों से अभी तक लोग फ्री इलाज करा के जा चुके हैं। सर, तो इतना बर्डन ये डिपार्टमेंट कैसे मैनेज कर रहा है? ये आपके सामने है, 2012 से अल्लाह की मेहरबानी से मैनेज हो रहा है। सर, साइबरनेट रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ हम टोमोथेरेपी एक टर्म है उसका भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। सर, टोमोथेरेपी एक्चुअली है क्या? ओके, तो रेडिएशन का जैसे मैंने बताया था, एक रेडिएशन से सर्जरी की जाती है, एक रेडिएशन से थेरेपी की जाती है। थेरेपी की मशीन्स को हम लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं और कुछ को कोबार्ट कहते हैं। हमारे पास कोबार्ट यूनिट भी है और लीनियर एक्सेलरेटर भी है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेटर ATMC में एटॉमिक एनर्जी में है। ये टोमोथेरेपी जो है ये भी एक लीनियर एक्सेलरेटर है, लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस है बाकी यूनिट्स की निस्बत वो ये है कि ये मशीन जो है ट्यूमर को 360 डिग्री से हिट करती है, एक वक्त में 140 बाई 40 सेंटीमीटर को कवर कर सकती है। और इस मशीन के अंदर एक बिल्ट इन CT स्कैनर है। तो हर रोज जब आप मरीज को मशीन पे लिटाते हैं तो अपने लीजन को दोबारा एक्यूरेटली असेस कर लेते हैं। रूटीन में ये होता है कि मरीज है, उसका CT स्कैन हुआ, सिमुलेशन हुई और उसके बाद आपने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब वो 40-45 दिन 5-5 दिन का ट्रीटमेंट होता है, 30 साइकिल होते हैं, मरीज आता है, ट्रीटमेंट होता है। उसमें एक दफ़ा आपने शुरू में सिमुलेशन की, दरमियान में जनरली नहीं करते। इसमें कह लें हर रोज मरीज जब लेटता है तो आप दोबारा ट्यूमर को देख लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट उसके हाथ से मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि अननेसेसरी एरिया को रेडिएशन ना जाए। तो इसमें फिर पेशेंट के लिए सेफ्टी आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन ऑपरेशन। स्क्रीनिंग है ये रेडिएशन की कैंसर ट्रीटमेंट मशीन, लेकिन ट्रीटमेंट मशीन में ये है कि बाकी जो इलाज पाकिस्तान में नहीं है, टोमोथेरेपी पाकिस्तान में भी सिर्फ JPMC है, दूसरी किसी जगह पर नहीं है, लेकिन बाकी मशीन्स की निस्बत इस मशीन की प्रिसीजन बहुत बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये चूंकि नई टेक्नोलॉजी है 8-10 साल पुरानी, इसका डाटा ये बताता है कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट रेडिएशन का टोमोथेरेपी से हुआ था उनमें रिकरेंस नहीं हुई कंपेयर टू उन पेशेंट्स का कि जो कन्वेंशन भी नहीं है। ठीक है। और तीसरा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये हेल्दी टिश्यू डैमेज बहुत कम करता है। और दूसरा ये कि एक वक्त में बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। जैसे बच्चों में क्रेनियोस्पाइनल देना हो तो एक ही गो में कर लेता है, एब्डोमेन करना हो एक ही गो में कर लेता है, चेस्ट करना हो एक ही गो में कर लेता है, बाकियों के अंदर 3 या 4 दफा स्टेपर करना पड़ता है। तो अगेन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। रीजन में अभी किंग फैसल रियाद में है, जॉन हॉपकिंस तमाम में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इधर ही है। और अगेन दुनिया का पहला टोमोथेरेपी का यूनिट है जहाँ एब्सोल्यूट फ्री फैसिलिटी है। अदरवाइज अगेन इसका भी ट्रीटमेंट का इलाज जो है 40-50 हज़ार डॉलर। सर, इस डिपार्टमेंट में और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें हैरान करेंगी सर? तो इस वक्त अगेन एक मोबाइल MRI, ठीक है, जो बेड साइड पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज MRI के लिए एक केज बनता है कॉपर का जिसके अंदर MR बनता है, कोई मैग्नेट वाली चीज उस जगह पे नहीं लेके जाई जा सकती। लेकिन हमारे पास भी 3 दिन पहले यूनिट आया, ठीक है, और अभी इसके हम टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह 7-8 दिन के बाद ये यूनिट पेशेंट के लिए अवेलेबल होगा। फ्री पेशेंट क्या करेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के डेवलपिंग वर्ल्ड में जब बिजली की और ये केज इन चीज़ों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक ऐसा यूनिट है कि जो बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया। उसको बेड साइड पे भी जा सकता है, आम इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर चल जाता है, हाई पावर नहीं चाहिए,
केज नहीं बनाना वो इशू नहीं है जो बाकी मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो अगर ये यूनिट जैसे हम इसको एवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे अगर ये हमारी स्पेसिफिक हमारी एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर अगर आता है तो आई थिंक पाकिस्तान या डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसका बहुत पोटेंशियल है। तो किसी और डेवलपिंग कंट्री में है मोबाइल एमआरआई की टेक्नोलॉजी? तो अभी यूएस के अलावा आई थिंक एक आध मुल्क भी है, ये भी हमारे पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि इसका जो इन्वेंटर है वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर है और वो उस फॉर्म का ऑनर भी है, बोर्ड का डायरेक्टर भी है। तो इसलिए हमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी उनको हमें पाकिस्तान में मिली। इस वक्त मेरे ख्याल है 2-3 मुल्कों से ज़्यादा यूएस के बाहर के नहीं। यूएस में तो काफ़ी सिस्टम लगे हुए हैं लेकिन यूएस से बाहर 2-4 मुल्कों से ज़्यादा ये नहीं। तो ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह उस पाकिस्तानी साइंटिस्ट की वजह से, जो डॉक्टर भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी है और इस AI की फील्ड में हमारी जो ऑडियंस है एग्जामी मेडिकल की, उसमें फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, कुछ कई जो है बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं और कुछ इंटरनेशनल भी है मेडिकल स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ से जुड़े हैं। सर क्वेश्चन ये है कि मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और हमारा पूरा MBBS गुजर गया, लेकिन हमने साइबर नाइफ के बारे में कुछ बुक्स में नहीं पढ़ा, कुछ जिक्र नहीं हुआ इस बारे में हमसे। तो सर इसकी क्या वजह है और हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस सर्जरी की फील्ड के बारे में कौन कौन से बुक्स एंड रेफरेंसेस हैं जिससे ज़्यादा सीख सकते हैं? आई थिंक इसमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1 ये कि जैसे मैंने बताया कि ये साइबर नाइफ की अभी भी वर्ल्ड वाइड उस तरह अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजीज को, उनके बारे में उनकी रिसर्च को टेक्स्ट बुक के लेवल पे आने में टाइम लगता है। जनरली अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो टेक्स्ट बुक में होती हैं। टेक्स्ट बुक में चीज़ इस तरह आती है कि जैसे मुख्तलिफ जगहों पे अब साइबर नाइफ लगे हुए हैं, लोग उसके ऊपर अपना रिसर्च का काम कर रहे हैं, पेशेंट्स कर रहे हैं, क्लिनिकल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये डेटा इकट्ठा करके इनके पेपर्स अब पब्लिश हो रहे हैं बहुत से जर्नल में। फिर अब कोई एक बंदा बैठ के इसका मेटा एनालिसिस करेगा, मेटा एनालिसिस करके कोई एक आध चैप्टर लिखेगा, तो चैप्टर किसी बुक में जाएगा, फिर उस बुक की बेसिस के ऊपर कोई आगे कोई एक ऑथर कोई इस पे बुक लिखेगा। फिर वो जब बुक लिखी जाती है फिर बुक में से कोई चीजें कंसाइज करके ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। इस वक्त तो अभी भी जो लोग FCPS रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कर रहे हैं वो भी सारे लोग साइबर नाइफ के बारे में उनको नहीं पता होता क्योंकि ना उनकी रोटेशन हो रही है। मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन को भी लिखा है कि आपके जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फेलोशिप कर रहे हैं उनको हम ऑफर करते हैं कि हमारे सेंटर पे आए और यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग लें। उनको मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जिन मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी होती है, तो यू आर लाइक एन एलियन कि आपको पता नहीं होता इन चीज़ों का, जबकि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर अब मौजूद है। इसी तरह जो आपका जो मेडिकल स्टूडेंट है उनकी रोटेशन इसके अंदर है ही नहीं। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं अमजद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो मेडिकल स्टूडेंट की रोटेशन है जिन इंस्टीट्यूशंस में ये है उनके अंदर अलाउ करें। लेकिन उसके अलावा ये है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है, हमारे पास 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट इंटर्नशिप करने आते हैं, ठीक है। हर कुछ अरसे बाद 10, 15, 20 लोग रेगुलरली इंटर्नशिप के अंदर रहते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो आ जाते हैं, देख लेते हैं। मैंडेटरी जो करिकुलम है उसके अंदर नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस लेवल के ऊपर अब JPMC के अंदर एटलीस्ट JSN ग्रुप को इसको कंसिडर करना चाहिए कि अपने करिकुलम के अंदर उनकी कोई रोटेशन यहाँ की डालें 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ताकि लोगों को, हमारे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दे सकें। सर आपकी ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल कॉलेज से जो कि KPK में DMRD जो सर आपका DMRD की फील्ड इसको सर आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो खैबर मेडिकल कॉलेज से हुई जो कि KPK में। DMRD के सर जो आपकी 2 साल की डिग्री थी वो लाहौर से हुई है और FCPS आपको कराची से हुई। सर मेरे यहाँ 2 सवाल होंगे कि एक तो ये लिंक सर KPK से कराची तक का क्या किस तरह से बना, अभी तक की जो सर जर्नी रही आपकी, और आपने सर कब इस फील्ड को पहचाना, एक्सप्लोर किया कि सर आपको इस साइड जो है कि मतलब आना है? मैं
नालायक स्टूडेंट था, तो हमारे ज़माने में रेसिप्रोकल सीट्स होती थी। मेरा ताल्लुक पंजाब से, ठीक है, मुझे ऑप्शन थी पंजाब के अंदर भी एक भावलपुर की, और दूसरी मेरे पास ऑप्शन थी KPK की। ड्यू टू वेदर मैंने ऑप्ट किया कि मैं KPK चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ मेरा ख्याल था, और आई थिंक मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। वेरी प्राउड कि मैंने KPK में खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और हमारे मेरी क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं दुनिया भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सीलेंस के साथ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद कराची आ गया, मैंने JPMC ज्वाइन किया, फिर मैं DMRD के लिए 2 साल के लिए लाहौर चला गया था, और फिर वापस कराची आ गया, और उसके बाद मैंने FCPS की ट्रेनिंग अपनी PNS में की, फिर 98 ऑनवर्ड में JPMC में। मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जब डिपार्टमेंट JPMC मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे पास एक एक्सरे मशीन, 2 एक्सरे मशीन थी, एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी, 1984 का मॉडल था, एक CT स्कैन था जिसपे 10 साल में 2000 CT स्कैन हुए। तो 1998 से लेके 2010-11 तक का जो मेरा जर्नी है वो रेडियोलॉजी का। उस जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह रेडियोलॉजी की एक नई बिल्डिंग बनी है। आज हमारे पास 5 CT स्कैनर हैं, हम 350 CT स्कैन डेली करते हैं, 200 CT स्कैन इन अ ईयर टू 350 CT स्कैन इन अ डे। ये एक जर्नी है। इस तरह 5 बल्कि 6 MRI हो गए हैं। इस तरह रेडियोलॉजी से रिलेटेड PET स्कैन, DEXA स्कैन, मेमो, हर तरह की फैसिलिटी। 2010 में मेरी मदर को कैंसर हुआ, तो उस वक्त मैं उनके लिए देख रहा था कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जिनसे वो ट्रीट हो सके। तो उस वक्त मुझे साइबर लाइफ के बारे में पता लगा। सब उसी टाइम पे ये प्लान हुआ था, हमारे प्रोफेसर जुबा साहब थे, उनका विजन था कि भाई यहाँ पे रेडियो सर्जरी होनी चाहिए। और उसी दौरान फिर हमारे एक डोनर मिल गए जिन्होंने ये बिल्डिंग बना दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला था कि इसके लिए 80 करोड़ दे देंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए नहीं, और मुझे इसका जून 2011 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का। और इसी तरह 2012 में या 13 में आई थिंक हमारे जो हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी थे प्रोफेसर उस्मान साहब, वो रिटायर हो गए, तो जनाब वालों ने मुझे हेड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी बना दिया। ठीक है, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तो हैं गुलाम हैदर साहब, लेकिन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए आपको रेडिएशन की कोई डिग्री चाहिए होती है। तो बस उस सफ़र के अंदर फिर ये साइबर नाइफ 1, फिर 2, फिर टोमोथेरेपी, फिर एक्विनॉक्स, और ये सारा कैंसर से रिलेटेड फैसिलिटीज हो गई। अब अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया को गूगल करें कि दुनिया में ऐसे कितने सेंटर हैं कि जिनके पास 2 साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी है, 7 और ऐसे सेंटर। बाकी पूरी दुनिया के अंदर बाकी सेंटर में एक ही साइबर नाइफ है। उन 7 सेंटर में टोमोथेरेपी के यूनिट 2 और 3 है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस साल हमारा पूरी कोशिश है कि हम टोमोथेरेपी का भी 2nd यूनिट लगाएं और अपने साइबर नाइफ यूनिट 1 को भी रिप्लेस करें, तो हम अगेन वर्ल्ड के उन सेंटर्स में होंगे। और बाकी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। हमारा नेगेटिव चीज़ें बहुत बताई जाती हैं कि पूरी दुनिया में वाहिद हम ही हैं जो फ्री करते हैं और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट बैकग्राउंड। और सर यहाँ पे जिक्र करूंगा कि सिंध के बारे में भी काफ़ी कहा जाता है कि उसकी हेल्थ में कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिना में इस तरह के डिपार्टमेंट का होना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने चूँकि खैबर से ग्रेजुएशन किया, मेरे क्लास फेलोज का ग्रुप है, मुझे इन आउट पता है, ठीक है। मैं इसलिए मज़ीद उस डिटेल में जाना नहीं चाहता कि वहाँ पे क्या हाल है। KPK के बाद कि पंजाब मेरा ताल्लुक है, मैंने DMRD वहाँ से किया, वहाँ का भी मुझे सारे हालात पता है। तो एटलीस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स, जैसे मैंने कहा जिना में 1100 से 2200 बेड, क्योंकि जिना में 1970 कैपिटल शिफ्ट होने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं है, और जब हम कैपिटल में उनके कंट्रोल में थे, तो कैपिटल के कंट्रोल में तब भी डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल थी। लेकिन जब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध में आए तो चीफ मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, इन लोगों का फुल सपोर्ट होती है, जो भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं अप्रूव करते हैं। और आई थिंक कि जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी हेल्थ के ऊपर, जब ये कॉमन पूल था, ठीक है, डेवोल्यूशन से पहले या अदरवाइज जो हमारा ये जो 18th अमेंडमेंट जिसमें बजट शिफ्ट हुआ है, 1.92% ऑफ द GDP से ज़्यादा या बजट से ज़्यादा कभी भी हेल्थ पे स्पेंड नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैं कल का बजट पढ़ा था, 1.7 ट्रिलियन के अंदर 230 बिलियन के करीब इन्होंने हेल्थ पे रखा है। तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑलमोस्ट 15-16% हेल्थ पे स्पेंड करने जा रही है।
जबकि फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अंदर ये अमाउंट तकरीबन 2% से कम होता है। तो आई थिंक प्रोविंसेस जो है स्पेशली, बाकी का मुझे नहीं पता उनका लेवल क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो इस पर काफ़ी सीरियस है। हेल्थ के ऊपर एक सब्सटेंशियल बजट है। अब देखें ना, 1-2% फेडरल में होता था, अब जाके वो 15-16-17% हो रहा है। तो आई थिंक यही वे फॉरवर्ड है कि हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर जितना स्पेंड करेंगे उतनी बेहतर उस जगह से कौन निकलेगी, उतनी बेहतर स्टूडेंट निकलेंगे, उतनी बेहतर आपकी नेचुरली प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। सर, DMRD का आपने जिक्र किया, एज ए स्टूडेंट हम लोग जानना चाहेंगे कि DMRD मतलब किस तरह की सर डिग्री है? ओके, तो देखें, एक है 3 तरह की पाकिस्तान में डिग्रीज हैं। एक है जिसको आप बैचलर डिग्री कहते हैं, जो MBBS है। MBBS के बाद अब एक NCPS होता था, कॉलेज ऑफ फिजिशियन से होता था, वो ग्रेजुअली ख़त्म ही होता गया सब्जेक्ट्स के अंदर। तो कॉलेज ने सिर्फ फेलोशिप रखी, ठीक है। तो कॉलेज में MCPS होता है और FCPS होता है। MCPS बहुत कम फील्ड में रह गया, वो यही चाहते हैं कि FCPS हो। तो FCPS मैंने PLS शिफा में ट्रेनिंग करके कॉलेज से किया। DMRD जो है ये यूनिवर्सिटी डिग्री होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस तरह सिंध के अंदर जो वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं KP के, तो यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है डिग्री आपको। उसमें एक वो MPhil या डिप्लोमा लेवल की करते हैं जो 2 years ट्रेनिंग होती है, और एक PhD करते हैं जो 4 years ट्रेनिंग होती है। DMRD इज बेसिकली अ 2 years ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये मीडियम लेवल की क्वालिफिकेशन होती थी। नेचुरली जब मैंने DMRD किया तब मुझे अंदाजा हुआ यार ये जो चीज़ है, आई थिंक फेलोशिप असेंशियल है। मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैं कराची में सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट में था, तो मेरी पोस्टिंग स्टेट गेस्ट हाउस में थी, कस्टम हाउस में रही। तो उन एरियाज में जाके आपको अंदाज़ा नहीं होता स्पेशलिटी और इन चीज़ों के बारे में। बट 1991 में जब मैं JPMC आया, देन आई रियलाइज्ड कि पोस्ट ग्रेजुएशन एसेंशियल है, और फिर मैं इस ट्रेनिंग के अंदर एंटर हुआ। सर, DMRD के बारे में बात कर ली, सर थोड़ा जर्नल पाथवे इसके बारे में बात करेंगे कि एक स्टूडेंट अगर उसका, वो आपने कहा जैसे कि इंटर्नशिप के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, अब अगर उनका इंटरेस्ट इस तरफ जाता है तो सर MBBS हो जाता है, उसके बाद सर क्या जनरल पाथवे रहेगा कि वो साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी की फील्ड को सही से एक्सप्लोर करके और उसका पार्ट बन सकें? तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने MBBS के बाद हाउस जॉब करना है। कोशिश करें कि आपके हाउस जॉब के अंदर मेडिसिन और सर्जरी ज़रूर हो, ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों का एक्सपोजर हो। उसके बाद आपको पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 रेडियोथेरेपी का करना है, ठीक है। रेडियोथेरेपी का पार्ट 1 करके आपको 4 साल की ट्रेनिंग करनी है। 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर आपने रेडियोथेरेपी होगी। रेडियोथेरेपी के अंदर फिर साइबर नाइफ और ये बाकी सारी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बनते हैं। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो कीमोथेरेपी के जरिए पेशेंट को ट्रीट करता है, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो रेडिएशन के जरिए पेशेंट को ट्रीट करता है। तो बेसिकली फेलोशिप इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 4 हैं, हमारे 1-2 लोग छोड़ के गए हैं, इंशाल्लाह और आ जाएंगे तो 5 हो जाएंगे हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली जितनी भी रेडिएशन रिलेटेड है उसमें साइबर नाइफ भी हो सकता है, गैमा नाइफ भी हो सकता है, लिनैक भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, ब्रेकीथेरेपी भी होती है। ये सब चीज़ों को मैनेज रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। सर, डाउ में गामा नाइफ आ चुका है, गामा नाइफ और साइबर नाइफ में क्या फर्क है? देखिए, गैमा नाइफ जो है वो एक कोबाल्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी, साइबर नाइफ इज अ लीनियर एक्सेलरेटर, ये मेन फर्क है। दूसरी बात ये, गैमा नाइफ एक स्टैटिक मशीन है जिसमें आप मरीज को रखते हैं और उसके ट्रीट करते हैं। साइबर नाइफ में आपने देखा एक ह्यूज साइज, जायंट साइज का रोबोट है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा ये कि गैमा नाइफ ब्रेन या स्पाइन का कुछ एरिया कर सकता है, साइबर नाइफ ब्रेन, स्पाइन, नेक, प्रोस्टेट, होल बॉडी कर सकता है। तो ये 3 मेजर उसके डिफरेंसेस हैं कि ये होल बॉडी कर सकता है, ये रोबोटिक है, इसमें लिबर्टी आपके पास गैमा नाइफ के अंदर आई थिंक 208 साइड से हिट कर सकते हैं। साइबर नाइफ के अंदर चूंकि रोबोट है तो 1200 साइड से हिट कर सकते हैं। फिर लिनैक है, तो ये उसके एडवांटेजेस हैं ओवर द गैमा नाइफ। लेकिन जहाँ तक उनकी एक्यूरेसी है एज फॉर एज ट्रीटमेंट, तो गैमा नाइफ एंड साइबर नाइफ तकरीबन मोर लेस 100% सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि साइबर नाइफ में ब्रेन के अलावा हर चीज़ भी होती है। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि माशाल्लाह से डॉक्टर तारिक महमूद को 2018 में सदर पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। PLS शिफा की जानिब से भी सर को एक खिताब दिया गया है ऑनररी सर्जन का। सर, मैं अब जानना चाहूँगा माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स के बाद अब आपको लगता है कि अचीवमेंट्स के बारे में क्या आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए या अभी भी कोई आपको सिर्फ
मकासद हैं जिसको आपको लगता है कि पाकिस्तान को आपको ये चीज़ देनी है? नहीं, वो शेर है ना कि सिजदों के इवज फिर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सिजदों के इवज मतलब सीधे करें और उसके अगेंस्ट मुझे जन्नत मिले, तो ये बात मुझे मंजूर नहीं। सिजदों के इवज फिर दोस्त मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौ से इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। तो तमगू या ऑनर्स के लिए नहीं करते, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। ये चीज़ें सेकेंडरी हैं इनकी। इट्स एन ऑनर प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ दिया गया, PNS शिफा ने सजन और कमांडर कॉर्नरी रैंक दिया, बट इनके लिए काम, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, चीज़ें वैसी आपके रास्ते में आती रहती हैं। बिल्कुल, जैसा कि सर ने जिक्र किया, जब अल्लाह ताला आपको किसी पोजीशन पर पहुंचाता है, आपको कोई अथॉरिटी देता है, तो दरअसल इंसान के लिए वो आजमाइश होती है, और बुरा भी इंसान के लिए आजमाइश होती है, और कोई मकाम भी इंसान के लिए आजमाइश होता है। और किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचकर अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना और अपने अखलाक को जो है लोगों के सामने अच्छा रखना, फिर वो इंसान उस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। और मेरे नज़दीक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मेरा डॉक्टर तारिक से अभी तक का इंटरेक्शन रहा है, प्री इंटरव्यू और अभी तक का, तो बड़ी सर माशाल्लाह से कामयाबी से सफ़र को जारी रख रहे हैं। अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जब एज अ होस्ट सर से इजाज़त लेने आया था इंटरव्यू की, तो मैं सर बड़ा नर्वस था कि पता नहीं सर बोलेंगे अभी एप्लीकेशन लिख कर लाओ और ये स्टैम्प लगवाओ और ये करो। तो मैं उस वक्त वैसे भी हमारे अभी ऑफ चल रहे हैं, तो मैं काफ़ी नर्वस था कि मैं अपने ऑफ डेज में सर से इजाज़त लेने आऊँ और फिर मैं इतना घूम फिरूँ। लेकिन सर ने इस बात को समझा कि स्टूडेंट्स को इस इंफॉर्मेशन की, इस नॉलेज की कितनी ज़रूरत है। अभी हमने इतना एक्सप्लोर किया, सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बिल्डिंग के अंदर साइबरनेट से रिलेटेड इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है। मैं समझा था एक आध कोई सेटअप होगा और उसी से रिलेटेड हमारी डिस्कशन होगी। तो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपकी पर्सनैलिटी ने, आपकी डेजिग्नेशन ने, आपकी इंफॉर्मेशन ने, सर हर चीज़ ने बड़ा इंस्पायर किया। सर मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से बात की और उसको रिकॉर्ड किया। और अगेन मेरा भी वही इंटरेस्ट यही है कि बेसिकली अगर जो नॉलेज आपके पास है, जो चीज़ किसी से शेयर कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। जो बांटोगे वही वापस आएगा। मोहब्बत बांटोगे, इल्म बांटोगे, अच्छाई बांटोगे, बुराई बांटोगे तो वही वापस आएगी। इसलिए मैं हमेशा इस तरह की कोई भी चीज़ आप बात मुझसे करना चाहें, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।